हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके साथ वेक्टर सबट्रैक्शन ही पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि वेक्टर सबट्रैक्शन जो है मात्र एक धोखा है और वेक्टर एडिशन जो है उसका बाप है। और बाप और धोखे के बीच में समझ रहे हैं, मतलब बाप और बेटे के रिश्ते को समझना है बहुत अच्छे से। बाप से बेटा निकलता है तो वेक्टर एडिशन बताऊंगा, उसके साथ मैं बताऊंगा कि कैसे जो बाप है बेटे को पैदा करता है, मतलब वेक्टर एडिशन वेक्टर सबट्रैक्शन को पैदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पे मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कमर कस लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मजा आने वाला है आज, समझ लीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत मस्त टॉपिक है, मतलब इतना हलवा टॉपिक है कि मैं आपको क्या बताऊं। समझ लीजिए कि ये ABCD मैं लिखा रहा हूँ और फिजिक्स का ABCD जो है ना, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स का अगर ABCD नहीं आया तो वर्ड नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा तो पैराग्राफ नहीं लिखेगा। और नीट में क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इसीलिए ये बेसिक मैथ्स और वेक्टर दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जिनको बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। समझ रहे हैं ना। 12th तक किसी कोई भी टॉपिक पढ़िए, जहाँ वेक्टर होगा वहाँ ये यूज होगा, वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ है भैया। मान लीजिए पहला वेक्टर ये है A वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है भैया B वेक्टर, ठीक है। तो सर ये है थीटा एंगल इन दोनों के बीच में। तो सर इसमें खास बात क्या बता रहे हैं, ये तो आप हमेशा से बोलते आते हैं कि ये वेक्टर है B वेक्टर, उसके बीच क्या थीटा एंगल। कुछ नया बात बताइए, आइए बताते हैं। देखिए नया बात यह है इसमें कि हमको क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल लॉ के हेल्प से वेक्टर को ऐड करना है। समझ रहे हैं ना। ट्रायंगल लॉ के हेल्प से वेक्टर को ऐड करना है, मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए A वेक्टर है, दो B वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ के इसका आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, हमको ये लाना है। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए पहला A वेक्टर है तो A वेक्टर को हम डाल दिए, उसी के जगह पे लेटा दिए। समझ में आ रहा है ना। अब इस B वेक्टर को क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में घुसाना है। समझ रहे हैं ना। मतलब A और B वेक्टर को इसके अनुसार लपेटना है। समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ये B वेक्टर है तो B वेक्टर को क्या करता है, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके गए, ठीक है। पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं भैया, इस B वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे लेके गए, ठीक है। अब क्या करना है, A और B वेक्टर ये हुआ। तो मान लीजिए अब पूछो आपसे कि ये A वेक्टर था, B वेक्टर था। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो थीटा था, अब ये थीटा है कहाँ, इसमें तो विलुप्त हो गया। विलुप्त कहाँ हुआ, इस A को हम शिफ्ट कर दें ऐसे, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा हुआ कि नहीं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में आपको पढ़ाया था और उसके अनुसार ये होगा, ठीक है। आया समझ में, आपको आ रहा है समझ में, घुस रहा है कि नहीं, दिमाग में घुसना चाहिए। देखिए अब ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था। मतलब A वेक्टर को कैसे कि A वेक्टर ये, B वेक्टर ये। लेकिन अगर रिजल्टेंट इसका फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, अपोजिट ऑर्डर में ऐसे सजाना पड़ेगा रिजल्टेंट को। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि A वेक्टर को सेम ऑर्डर में ले गए, B वेक्टर को सेम ऑर्डर में ले गए, मतलब टेल टू हेड फिर टेल टू हेड। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आपको हेड टू टेल ऐसे लाना पड़ेगा, मतलब टेल यहाँ से चालू होना चाहिए, हेड यहाँ से चालू होना चाहिए। तो ये हो जाएगा A प्लस B वेक्टर। आया समझ में, आया मैंने क्या बोला, आया समझ में। देखिए अब क्या करते हैं ना, मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या चलने वाला, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन बाई A वेक्टर एंड B वेक्टर, then for their vector addition with the help of triangle law, with the help of triangle law arrange A and B vector in same order, then their resultant is given by in opposite order as R vector is equal to A plus B vector। आप इसको समझिए, समझ में आ रहा है ना। मैं जो स्टेटमेंट ऊपर लिखाया हूँ और जो नीचे मैं आपको बताया हूँ, दोनों सेम बात है।
सेम बात है कि नहीं? देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, बढ़िया से पढ़िए। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फॉर देयर वेक्टर एडिशन विद हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ अरेंज ए एंड बी वेक्टर इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन इन अपोजिट ऑर्डर एज आर इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये सेम ऑर्डर में है, टेल टू हेड, लेकिन अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये होगा सेम ऑर्डर में होगा, ए सेम ऑर्डर में है, बी सेम ऑर्डर में है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर का मतलब रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर चाहिए। अपोजिट ऑर्डर कैसे होगा? अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये होगा कि अगर आप टेल से हेड ले जा रहे थे, टेल से हेड ले जा रहे थे, तो आपकी बार यहाँ से हेड से टेल आएगा, मतलब ऐसे यहाँ पे हेड होना चाहिए, यहाँ पे टेल होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर होता तो कैसे होता? सेम ऑर्डर होता तो ऐसे होता, ये ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, समझ रहे हैं ना, और ये सी वेक्टर होता, ये आर रिजल्टेंट होता, तो ये सेम ऑर्डर होता, मतलब ऐसे तीर गया, ऐसे तीर गया, ऐसे तीर आया, समझ में आ रहा है। लेकिन अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये होगा कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, समझ रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे नहीं हो कि ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये रिजल्टेंट अपना हो जाएगा। आया समझ में कैसे हुआ? आया समझ में कैसे हुआ? देखिए अब नेक्स्ट बताता हूँ, ये आया होगा समझ में, क्योंकि मैंने दो बार बता दिया इसे, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट अब खेला चालू करने चल रहा हूँ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। देखिए उसके लिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि आप एक काम करो, आप ये बी वेक्टर है ना भैया, ये कौन सा वेक्टर है, यहाँ पे डालते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अभी आपको क्या करना है ना, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो कंपोनेंट क्या लिखेगा? यहाँ पे बी कॉस थीटा लिखेगा, क्योंकि थीटा जिससे चिपका होता है उसका कॉस थीटा लेते हैं, थीटा जिससे चिपका होता है उसका कॉस थीटा लेते हैं, और थीटा जिससे नहीं चिपका होता है उसका साइन थीटा लेते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, लेकिन इसी को हम शिफ्ट करके यहाँ पे बना दिए, समझ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि लेट ए एंगल अल्फा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है अल्फा है। और थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। देखिए अब मैं आपसे पूछूं भैया कि आप एक काम करो, पहला बता दो आप tan अल्फा क्या होता है। tan अल्फा कैसे निकाले सर, हमको तो नहीं आएगा। अरे पढ़ो ना भाई, आपको तो ट्रिगोमेट्री मैं सिखा चुका हूँ पहले से, देखो कैसे होगा। अब इसको क्या करो, इस डायग्राम को नीचे उतारो बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। कैसे? फ्रेश उतारो ना यार, इतना कंफ्यूजन में कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे भैया ये ए वेक्टर है और ये बी कॉस थीटा है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, और ये बी कॉस थीटा, तो प्लस बी कॉस थीटा डालो ना, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये अब क्या करता है ना, ये अपना हो गया बी साइन थीटा, ठीक है ना, और ये भैया हो गया अपना आर, मतलब आर हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, और ये एंगल कितना है भैया, थीटा है, मतलब ये एंगल कितना है, सॉरी थीटा नहीं है, अल्फा है, समझ में आ रहा है, अल्फा है। और अल्फा इज द एंगल बिटवीन क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए, इस डायग्राम से देखिए, इजी करने के लिए, समझ रहे, tan अल्फा का वैल्यू इजी करने के लिए डायग्राम बनाया गया, समझ रहे ना, लेकिन ओरिजिनल का डायग्राम ये है, ये थोड़ा सा डुप्लीकेट डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब tan अल्फा आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से tan अल्फा निकालिए। tan अल्फा क्या होता है, tan होता है p बाई बी, तो p कौन सा है, सामने वाला p और नीचे वाला b, मतलब b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। कोई शक नहीं होना चाहिए, धुआंधार है, समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, tan बीटा बताइए, tan बीटा, अरे tan बीटा कहाँ है सर, बीटा तो है ही नहीं, tan बीटा कहाँ से पूछ लिया आप, अरे बता रहा हूँ ना बीटा कहाँ है भैया। tan बीटा का मतलब ये हुआ ना, एंगल बिटवीन, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए को शिफ्ट किया, ए को फिक्स रखा था और बी को शिफ्ट किया था, अगर मैं बी को फिक्स रखता और ए को शिफ्ट करता तो क्या होता, सोचिए एक बार, दिमाग में सोचिएगा ना, तो उससे एक एंगल बनेगा, कहाँ बनेगा पता है आपको, बी वेक्टर और बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है और रिजल्टेंट के बीच में, मतलब बी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में यहाँ पे जो है ना एक एंगल बनने वाला है बीटा। अब ये मैं बीटा आपसे पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, ये बीटा पूछ रहा हूँ, तो tan बीटा कितना होगा, tan बीटा आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या, आप अगर फाइंड करने चलिएगा, अगर इसका कंपोनेंट, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा ना, बी को फिक्स रख के ए को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो tan बीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए निकालिएगा तो थोड़ा सा इसमें बहुत समय लगेगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है, ये tan बीटा का वैल्यू निकालने के लिए ना, यहाँ पे चुपचाप, यहाँ पे बी है ना, तो b के जगह पे a रखिए, a के जगह पे b रखिए, समझ में आ रहा ना, b के जगह पे a रखिए, a के जगह पे b रखिए, b के जगह पे a रखिए, तो a साइन थीटा, कोई शक नहीं, a के जगह पे क्या रखना है, b रखना है, फिर b के जगह पे क्या रखना है, a रखना है, a कॉस थीटा हो गया, a साइन थीटा वन b प्लस a कॉस थीटा। आया समझ में क्या हुआ, जहाँ पे बीटा क्या है, बीटा वो है एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड r वेक्टर। कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से बताया आपको, समझ पूरा ठेठ भाषा में समझाया हूँ, ठीक है। देखिए चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ रिजल्टेंट की तरफ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था इससे पहले आपको डायग्राम बता दिया, अच्छे से समझा दिया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसके बाद tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू बता दिया कि अल्फा जो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर होता है, और जो बीटा होता है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर होता है। अब देखिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड कीजिएगा। आप वेक्टर दो वेक्टर को ऐड तो कर लिए डायग्राम के हेल्प से, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ।
अगर आप डायग्राम बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। देखिए अब डायग्राम देखिए, मैं पहले अब डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये था अपना ए प्लस बी कॉस थीटा, था कि नहीं था। ये क्या था अपना बी साइन थीटा, था कि नहीं था। उसके बाद ये क्या था अपना रिजल्टेंट था, ठीक है ना, आर था। अब ये क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब आर रिजल्टेंट जो है ना उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसीलिए मैंने बस आर लिखा है, मैंने आर वेक्टर नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे फाइंड कीजिएगा, ये भैया बन क्या रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है तो भैया ये हाइपोटेनस 6 और ये क्या 6, ये 6 अपना, ये 6 ये अपना क्या 6, ये हो गया बेस और ये 6 परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, आप ऐसे कीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, धड़ाधड़ कीजिए फटाफट, समझ नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हैं। ये कैलकुलेशन को रटना नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि फील आए कि आया तो आया कहाँ से भाई, कुछ भी दिखा के थोड़े चल गए कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे मैं नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको क्या कीजिए, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए इसमें भैया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये भैया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो बहुत आसान है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा समझ। अब देखिए अब यहाँ से गर्दा छुड़ाते हैं, गर्दा उड़ाते हैं, देखिए कैसे गर्दा उड़ेगा, ये है ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या करते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस, बी कहाँ गया, बी तो छूट गया, हाँ बी डाल दे रहे हैं, देखिए कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब मैंने इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 डाल सके, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं कि नहीं, कोई स्टेप नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि आप कोई भी हो अगर आप समझ लीजिए 10th क्लास में पढ़ा है तब भी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी हो जाएगा अपना 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब ये आर जो हो गया, ये क्या आया, देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये आएगा बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो भैया 1 हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला, 1 हो जाने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये अपना रिजल्टेंट आ गया, इसी का मतलब चाहिए था, समझ लीजिए कि बस इसी को आपको रटना है। ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन बस फिल के लिए था कि डेरिवेशन, ये जो फार्मूला आया रिजल्टेंट का, ये कहाँ से आया, बस उसके लिए था, बस रिजल्टेंट आपको दिमाग से निकाल देना है, निकाल के फेंक दीजिए रिजल्टेंट, इसका डेरिवेशन, समझ रहे हैं ना। अब रिजल्टेंट बस आप याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिजल्टेंट, मतलब कंक्लूजन समझ लीजिए, कंक्लूजन है, क्या है कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये कि टैन अल्फा का फॉर्मूला निकला था, टैन अल्फा, वो डायग्राम बना लीजिएगा, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बना लीजिएगा, बस कंक्लूजन आपको रखना है, समझ रहे हैं ना। कंक्लूजन जो है इसको मैं HWS नाम देता हूँ, HWS हाहाकार व संस्कार, ठीक है। देखिए यहाँ पे टैन अल्फा क्या हो गया, टैन अल्फा हो गया था आपका ये हो गया था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा था टैन बीटा, वो था ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा आया अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये वाला रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। तब देखिए आर बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब इस फार्मूला का जो है मैं आपको फील दिलाना, मतलब बहुत अच्छे से देखिए कैसे। यहाँ पे आर क्या है भैया, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट था ना आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, कौन सा रिजल्टेंट था, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, उसका ये मैग्नीट्यूड है आर, ठीक है। आया समझ में आपको। देखिए ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे बी क्या है, बी मैं आपको बोलूँ तो बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। आ रहा है समझ, बी वेक्टर। देखिए थीटा क्या है, थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, सॉरी यहाँ पे आप मिटा लीजिए, थीटा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ये थीटा नहीं होगा, ये अल्फा एंगल था तो यहाँ पे अल्फा ही होगा, यहाँ पे थीटा नहीं होने वाला है, समझ आ रहा है। ये कंफ्यूजन से मैंने बस यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे थीटा नहीं होगा क्योंकि थीटा जो है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो थीटा जो है ना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, लेकिन आर जो है ना इसका एक कहानी है। कहानी क्या है, आर जो है ना, आर नोट लिखिए यहाँ पे, नोट करके कि आर मस्ट बी, जो आर हम लिखते हैं आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसमें ये जो आर होना चाहिए, आर मस्ट बी
इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड बिटवीन एनीवेयर एंड एनीवेयर बिटवीन नहीं एंड एनीवेयर, ग्रामेटिकल भी सही रखना जरूरी है भाई लोग, एनीवेयर बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट हम सजाए हैं, क्या था हमारा वेक्टर कौन सा था? पहले शुरू में हम लिए थे ये ए वेक्टर, ये लिए थे भैया बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल था थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यही वो थीटा एंगल है जिस थीटा एंगल का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर था, जहाँ पे ये आर है, आर मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब जिस प्लेन में, कौन सा प्लेन भैया? ये प्लेन, कौन से प्लेन में हम बना रहे हैं ए वेक्टर को और बी वेक्टर को? भैया ये बोर्ड के प्लेन में, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, समझ रहे हैं ना, इसी प्लेन में आर वेक्टर भी आएगा, लेकिन बिटवीन ए और बी वेक्टर होगा। वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को समझाने के लिए मैंने क्या किया था, उसको मतलब सेपरेट बनाया था, इसे आर को सेपरेट बनाया था, ए और बी के बीच में नहीं बनाया था। लेकिन अगर उस वेक्टर को, अगर बी वेक्टर ऐसे था बी वेक्टर, उसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे लाएं तो आर कहाँ आ जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, आर वहीं पे आने वाला है। तो देखिए बी वेक्टर ऐसे बनाया था, आर ऐसे था, तो ये क्या हो गया? ये बी आर ऐसे हो गया, समझ में आ गया ना, ये आर वेक्टर मतलब इसी के बीच में कहीं आएगा, चाहे इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। अब किधर आएगा मैं आपको ये भी बताऊँगा, मतलब आर वेक्टर किधर झुकेगा ये डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आप किसके तरफ झुकते हो? जिसके तरफ पावर होता है। जैसा नेचर का खेल है, जैसा दुनिया का खेल है, वैसा ही फिजिक्स का खेल है, समझ रहे हैं ना। तो फिजिक्स भी उधर ही जाएगी, मतलब ये रिजल्टेंट उधर ही जाएगी जहाँ पे पावर होगा। अब देखिए ए का पावर ज़्यादा होगा तो ए की तरफ आएगी, बी का पावर ज़्यादा होगा तो बी की तरफ आएगी। क्यों होगी? यहाँ पे देखिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे हाथ को कोई इधर खींच रहा है, और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे हाथ को कोई इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊँगा? रिजल्टेंट किधर? रिजल्टेंट का मतलब घींचा मैं किधर चला जाऊँगा? घींचा मैं उधर चला जाऊँगा जहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जहाँ पे ज़्यादा पावर होगा, समझ रहे हैं ना। तो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा, ज़्यादा पावर होगा तो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा कि पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, मतलब ए के पास पावर है कि बी के पास पावर है, समझ रहे हैं ना, उसके पास रिजल्टेंट जाएगा। तो ये 10 न्यूटन वाला पावर है, ये 5 न्यूटन वाला पावर है, तो मैं घींचा चल जाऊँगा इधर, अरे समझ में। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट फिर आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैं आपको अभी रिजल्टेंट बताया, रिजल्टेंट क्या बताया था? रिजल्टेंट ये बताया था कि रिजल्टेंट होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। मैं पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट आपको बताया, इसका मैक्सिमम औकात कितना है और मिनिमम औकात कितना है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि जो मैं पावर बता रहा था, जो पावर निकल के आया, ये पावर क्या आया कि दो वेक्टर्स को मैंने ऐड किया, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, पावर क्या आया? रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट ही तो पावर है ना, समझ में आ रहा है ना। पूरा पावर कौन सा है? रिजल्टेंट है। उस पावर का मैक्सिमम औकात कितना है और उस पावर का मिनिमम औकात कितना है, मतलब वो जो पावर है ज़्यादा से ज़्यादा कितना उखाड़ सकता है और कम से कम कितना उखाड़ सकता है। दुश्मन के पास जाते हो तो उसकी पावर की अंदाज़ा तो लगाते हो ना कि कितना इसका पावर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है और कम से कम क्या कर सकता है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर धावा बोलते हैं। तो वैसे इस रिजल्टेंट का पावर जानना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब रेंज जानेंगे कि कितना इसका बिगेस्ट मैग्नीट्यूड होगा और कितना इसका लोएस्ट मैग्नीट्यूड होगा, मतलब किस रेंज में ये काम करता है रिजल्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रिजल्टेंट अपना आया था R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये R जो है ये अपना जो वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर एडिशन का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये मैं नहीं बताऊंगा कि रेंज कितना होगा, ये आप बताओगे रेंज कितना होगा। कैसे? पहले 2-3 चीज़ों को देख लो यहाँ पे। मैं अगर बोलूँ आपको, आप ये बताओ कि अगर मान लो थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, जो ये एंगल ले रहे थे ये 0 डिग्री हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, कहने का मतलब ये है कि थीटा 0 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर के बीच में ए और बी वेक्टर है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है अपना और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल का मतलब ये हुआ कि जो टेल टू टेल है, ये इस वाले को टेल समझना है आपको, समझ में आ रहा है ना। जो टेल से टेल, मतलब टेल भी उधर टेल भी उधर, समझ में आ रहा है ना। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेमी डायरेक्शन में, तब 0 डिग्री का एंगल बनता है। तब क्या होगा? मान लीजिए कि 10 न्यूटन से, ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, समझ में आ रहा है। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। इस ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है और 5 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है। तो मैक्सिमम कितना मतलब फोर्स से खींचा जा रहा है इसको? कितना फोर्स है? 15 न्यूटन से। 15 न्यूटन से मैक्सिमम खींचा जा रहा है कि नहीं? खींचा जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो क्या किया आपने? थीटा जब 0 डिग्री था तो आपने क्या किया? दोनों वेक्टर्स को क्या किया? ये ए वेक्टर था, मान लीजिए बी वेक्टर था, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ये 20 न्यूटन, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। तो आपने क्या किया? जस्ट ऐड कर दिया, मतलब ए प्लस बी कर दिया। मैक्सिमम औकात इसका जानने के लिए आपने ए प्लस बी कर दिया। तो आंसर इसका क्या आएगा? अगर थीटा 0 डिग्री है
थीटा 0 डिग्री है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, लॉजिकली रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, इसका अनुसार कितना आना चाहिए। मैं मैथमेटिकली भी आपको बताऊंगा कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे A+B ही होगा। लेकिन ऐसे भी आपको बता दिया एक्सपेरिमेंटली करके, मतलब आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा दिया मैं आपको कि जो रिजल्टेंट यहाँ पे आने वाला है वो A+B ही होगा। देखिए कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आया मैं आपको बताया A+B। अब रखो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री आने वाला है, समझ आ रहा है। देखो रखो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री रखो, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r बराबर √a² + b² + 2ab आ गया। तो a+b का होल स्क्वायर हो गया, अंदर a+b का होल स्क्वायर, ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो a+b आ गया। आया समझ में, ऐसे भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है। अब देखो मान लो थीटा में 90, थीटा मैं रखता हूँ अपना 180 डिग्री, तब क्या होगा, मतलब थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो आप खुद बताओगे थीटा 180 डिग्री का मतलब होगा, ये तो था 0 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर इधर 10 न्यूटन इधर 5 न्यूटन लग रहा था। लेकिन मैं बोलूँ थीटा 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट इसका अपोजिट हो गया, ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पे कोई बीच में ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। इधर 5 न्यूटन से कोई एक 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। टोटल मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैक्सिमम नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है, क्योंकि 5 न्यूटन से इसको इधर खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है। लेकिन नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स अपना लग रहा है 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन इधर लगा तो 10 न्यूटन इधर जो लगा है, तो 5 न्यूटन ही है इसमें, इसके 5 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, बचेगा 5 न्यूटन जो इधर जाएगा, समझ में आया ना। तो आपने क्या किया, अगर 180 डिग्री पे कोई भी, अगर 180 डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है, 180 डिग्री एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है 180 डिग्री एंगल पे, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए अपना A-B। वहीं आया था ना, A-B ही आया था। क्या किए थे आप, इधर जो था 5 न्यूटन का फोर्स और इधर था जो 10 न्यूटन का फोर्स, उसमें 10 में से 5 घटाया, तभी तो 5 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स इधर आया, वही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या है, नेट ही तो है, नेट है, नेट, समझ में आ रहा है, पावर है, मैक्सिमम पावर है कितना है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हो जाए, दो वेक्टर के बीच में थीटा 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा, तब रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे आप रख के देखो, 90 डिग्री रख के देखो, जब थीटा 90 डिग्री रखोगे ना, तो रिजल्टेंट आ जाता है √a² + b² आ जाता है। अब यहाँ पे थीटा जब भी आप 180 रखोगे तो रिजल्टेंट A-B आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, या आया समझ में कैसे हुआ। तो देखो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये तो आपने देख लिया, अब रेंज के फील्ड को जानने के लिए आपको एक बात और बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो सकता है, आप ये बताओ। मैं यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ कि बताओ, नोट है, नोट पहले आप बताओ, सोचो कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पूरा फील्ड के साथ बताऊंगा कि दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है मतलब दो वेक्टर के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया, पहला इसका मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो फर्स्ट वन हो गया, दूसरा नोट देख लो यहाँ पे, दूसरा नोट, व्हाट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में सबसे कम से कम एंगल कितना हो सकता है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगल कितना हो सकता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो आप एक बार, सोचो, दिमाग लगाओ, चलो दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि मैं चाहूँ कि इस दो डंडे से सबसे छोटा से छोटा एंगल कितना बना सकता हूँ, ये 90, ये कुछ इससे कम, 90 से कम, मान लीजिए 60 हुआ, ये 30 हुआ, ये 0 हो गया। तो 0 से कम तो एंगल बन ही नहीं सकता भाई, माइनस में एंगल ले जाओगे, नहीं ना ले जा सकते हो, ये 0 से कम एंगल नहीं बन सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा एंगल कितना बनेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना आएगा। और आप सोचोगे कि ऐसे हो जाए, मतलब देखो ये क्या था, ये था अपना 0 डिग्री एंगल था कि नहीं, ये 0 डिग्री एंगल था। 0 डिग्री सबसे कम एंगल दो वेक्टर के बीच में बना, ये वेक्टर भी वेक्टर, सबसे कम एंगल बना तो 0 डिग्री बना। लेकिन अगर मैं इसको उठाता जाता हूँ तो 60 डिग्री हुआ, 60 से 90 डिग्री हुआ, 90 से 120 डिग्री हुआ, 120 से 180 डिग्री हुआ, 180 हुआ कि नहीं, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर मैं इससे भी कम कर दूँ तो आप बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है, 180 है या 180 से कम है या 180 से ज़्यादा है। आप बोलोगे 180 से ज़्यादा, नहीं भैया, हेड से हेड तो मिला है लेकिन बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना, छोटा वाला एंगल लेंगे, मतलब जो जिस साइड में मैं हूं उस साइड का एंगल लेंगे, आप जिस साइड में उस साइड का एंगल नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल व्हेन हेड टू हेड और टेल टू टेल मीट, समझ में आ रहा है ना, मैं आपको ये सिखाया था, उसके अनुसार ये होगा, तो छोटा वाला एंगल होगा। तो देख रहे हो कि नहीं कि जैसे 180 सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 180, इससे जैसे हम
मोड़ रहे हैं, मतलब इस दोनों वेक्टर्स को मोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे दोनों वेक्टर्स को मोड़ रहे हैं एंगल और छोटा हो जा रहा है, मतलब एंगल बड़ा नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कौन सा हुआ? 180 डिग्री वाला होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं समझ में आना चाहिए? तो मैक्सिमम एंगल होगा 180 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच में, और सबसे कम जो एंगल होगा, जो सबसे छोटा एंगल होगा, वो होगा अपना 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? देखिए 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 यहाँ पे देखिए, जस्ट देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? 180 डिग्री दो किसी वेक्टर के बीच में, और सबसे छोटा एंगल 0 डिग्री। ये समझ में आना चाहिए। देखिए अब इससे समझ में आएगा आपको रेंज क्या होगा। देखिए मैं रेंज बताता हूँ यहाँ पे। तो रेंज क्या होगा, अभी तो ये समझा दिया आपको, तो रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं अब? जो ये रिजल्टेंट है इसका रेंज क्या होगा? अब असली रेंज देखने हैं क्या होगा। ये जो होगा रिजल्टेंट, ये रेंज इसको ऐसे लिखा जाता है, ये अपना हो गया भैया रिजल्टेंट, आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं रिजल्टेंट को, ठीक है ना? और ये हो गया A+B। अब इसको रीड कैसे किया जाता है? अब देखिए मैं समझा रहा हूँ। रेंज हुआ तो हुआ क्यों ऐसे, अब इसको रीड कैसे किया जाएगा। देखिए रेंज ऐसे क्यों आया? रेंज आया कि A+B दो वेक्टर्स लग रहे थे, मैं बताया था ना आपको, एक 10 न्यूटन का था और एक 5 न्यूटन का था। तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना बन रहा था? सबसे ज़्यादा एंगल बन रहा था 180 डिग्री, और सबसे कम एंगल बन रहा था 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे कितना आया था वैल्यू? 0 डिग्री पे अपना इतना आया था, और 180 डिग्री पे आया था A-B। मतलब मैक्सिमम एंगल पे जो रिजल्टेंट आया था वो आया था A-B, और मिनिमम एंगल पे जो रिजल्टेंट आया था वो आया था A+B। समझ में आ रहा है ना? उससे तो मतलब छोटा एंगल पॉसिबल नहीं है 0 से, और 180 से बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा आया। समझ में आ रहा था? मतलब इसको रीड ऐसे करने के रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो A+B से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और A-B से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A-B एंड लेस देन और इक्वल टू A+B। यहाँ समझ में आपको आया? समझ में मैं क्या लिखाना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा A+B से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या A-B से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये किसके चलता है? इन दोनों के चलते आया, क्योंकि सबसे छोटा एंगल 0 डिग्री हो सकता है तो उसका रिजल्टेंट A+B होगा, और सबसे बड़ा एंगल 180 डिग्री हो सकता है तो उसका रिजल्टेंट A-B है। आया समझ आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, सारे क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है? चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है, मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समझ लीजिए। ये पूरा 50 करोड़ का नोट है। कितने का नोट है? पूरे 50 करोड़ का। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ A वेक्टर बराबर B वेक्टर बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, अगर ये दे दूं मैं, मतलब दोनों वेक्टर बराबर हो, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो और इक्वल टू A हो, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाई, रिजल्टेंट वो तो हम डिफरेंट देख रहे थे, समझ में आ रहा है ना? A और B था तो उसका देख रहे थे, लेकिन अगर दोनों वेक्टर बराबर हो जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इज गिवन बाई। चलिए निकालते हैं, कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल तो लेंगे, बहुत आसान है। R बराबर क्या था भैया अपना ओरिजिनल, जब A+B मतलब A और B अलग था तब ये था अपना A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना हो रहा है दिक्कत। देखिए अब R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? अब A तो है नहीं है, लेकिन B जो है वो A के बराबर है तो A² दे देंगे, ठीक है? +2 ये भी हो जाएगा A × A² cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि A बराबर B है तो हम कुछ भी ले सकते हैं भैया, ठीक है ना? हम A और B को A ले लिए, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे अब R क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2A² + 2A² cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम ले लेंगे यहाँ पे 2A² कमन, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। अब 1 + cos थीटा का क्या फार्मूला होता है आपको याद है? मैंने बताया था आपको 1 + cos थीटा क्या फार्मूला होता है, जाकर मैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर देखिए, उसमें मैं आपको बताया फार्मूले में कि 1 + cos थीटा जो होता है ना, वो होता है अपना R इज इक्वल टू 1 + cos थीटा। मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ नोट, अगर नहीं याद होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो देख लीजिए। 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2। इसको रट्टा मार दीजिएगा, ये बहुत जगह यूज होने वाला है आपके, 2 cos² θ/2, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे लिख लीजिए 1 + cos थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 2 cos² θ/2, ठीक है ना? अब ठीक है 2A² × 2 cos² θ/2। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। देखिए R इक्वल टू, अब 2 × 4 हो जाएगा, 4A² cos² θ/2, ठीक है? अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? R इक्वल टू लिख सकते हैं, R इक्वल टू बाहर निकालते हैं तो 4 का बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है ना? A² से A आ जाएगा, ठीक है? अब cos² θ/2 से cos θ/2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है?
आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक मैथ्स का सब कमाल है, ये कैसे फटाफट मैं निकाल दिया। अब यहाँ पे सिखाऊंगा तो दिक्कत होगा, समझ में आ रहा ना। ये सारे स्क्वायर में थे, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। तो जितने भी स्क्वायर के रूप में है तो एक एक तो हम बाहर निकाल सकते हैं दोनों में, समझ में आ रहा ना। पेयरिंग वाला वो पढ़ा था ना आपने क्लास 6-7 में, वही वाली बातें समझ में आया। तो 2 a cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, अब जो रिजल्टेंट आया भैया अपना, मतलब जब दोनों वेक्टर्स इक्वल थे, दोनों वेक्टर्स जो ए वेक्टर था बी वेक्टर था दोनों इक्वल थे, तो रिजल्टेंट क्या आया 2 a cos थीटा बाई 2। समझ में आ रहा ना। ये क्या है, ये जो है ना, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वेयर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब थीटा क्या है, वहीं थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स का एंगल, ठीक है ना, बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। अब देखिए, अब आर तो हो गया रिजल्टेंट आपका, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि अगर थीटा भैया 0 डिग्री हो तो, पहला थीटा 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपको पता होता है। थीटा 0 डिग्री हो तो निकालिए, यहाँ पे थीटा 0 रखिए, कॉस 0 रखिए, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ, समझ में आ रहा है, कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ। लेकिन 0/2 की जगह अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, ये पे फंसिएगा मत, ठीक है ना। मैं कभी कभी फंसता था पहले, समझ में आ रहा है। देखिए मैं r = 2 a cos थीटा बाई 2 हुआ, तो थीटा की जगह पे 0 डालना है, तो डालिए यहाँ पे। चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है ना, निकाल के बताऊँगा, फिर उसे मिटाऊंगा, बस आंसर लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बस ये बिगनर्स के लिए है, समझ लीजिए। ड्रॉपर्स तो फटाफट समझते होंगे, लेकिन बिगनर्स को हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए मैं पूरा क्लियर निकाल देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करें, r = 2 a cos 0/2, ठीक है। तो 0/2 तो 0, मतलब cos 0 का वैल्यू 1, मतलब कितना है, r बराबर 2a आया। देख लीजिए, r बराबर 2a आना चाहिए, ठीक है ना, r बराबर 2a आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बोला था मैं मिटाऊंगा, r बराबर 2a आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर थीटा 60 डिग्री रखता हूँ तो ये सब ही जो होने वाला पूरा टिप्स पे याद करना पड़ेगा। मैं जितना भी यहाँ पे लिखा रहा हूँ पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर वेक्टर एडिशन है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो थीटा 0 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या आएगा, थीटा 60 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या आएगा, थीटा 90 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या आएगा, थीटा 180 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आएगा, थीटा 120 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए, थीटा = 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट निकाल दीजिए यहाँ से, 2 a cos 60/2 हो जाएगा, 60/2, मतलब 60/2 कितना हो गया 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू तो होता है अपना √3/2, तो रखिए यहाँ पे 2a × √3/2। ये मुझे पहले से आता है, √3 आया ना। मैं चाहूँ तो फटाफट लिखा दूँ आपको, लेकिन मैं फील के साथ दिखाना चाहता हूँ कि आया तो आया कहाँ से। एक बार कैलकुलेट कर दूंगा तो आपका दिमाग भी है, मतलब उसमें घुस जाएगा बढ़िया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ये आया अपना √3 आया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आया, √3 है, रिजल्टेंट आया √3 है। अब देखिए तीसरा है, जब 90 डिग्री लेंगे तब √2a आएगा। देखिए कैसे आ रहा है, रिजल्टेंट कितना आने वाला है, √2a आएगा। देखिए अब 2 a cos 90/2, cos 90/2 का मतलब cos 45 का वैल्यू 1/√2, 2a × 1/√2, 2 से √2 मतलब कितना है, √2a। कोई दिक्कत, मैं यही बोला था, यही आया, ठीक है ना। देखिए जैसे मुझे टिप्स पे याद है वैसे आपको भी टिप्स पे याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट कितना आया भैया, √2a, ठीक है। अब देखो, अब मैं रखता हूँ थीटा बराबर 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पे खेला होने वाला, समझ में आ रहा है ना, 120 डिग्री पे खेला होना। जब थीटा 0 डिग्री था, मतलब ये वेक्टर था, ऐसे था। थीटा जब 60 डिग्री हो, मान लीजिए एक ए वेक्टर था ऐसे, और 60 डिग्री, थीटा अगर 60 डिग्री था, समझ में आ रहा ना। अब ये थीटा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ये भैया अपना 90 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है। अब थीटा 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पे जानते हैं आप वैसे ही कीजिएगा, सिमिलर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू आने वाला आपका ए। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आने वाला है, ए आने वाला है। मतलब इससे ये पता चलता है रिजल्टेंट ए आएगा। करके देख लीजिए, चलिए करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे फील दिलाने वाला हूँ, इसीलिए मैं करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए r = 2a cos 120/2 करेंगे, मतलब cos 120/2 मतलब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 2a × 1/2, 2 से 2 a आ गया। आया समझ में, आ रहा है समझ में, ए आया। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इन वेक्टर एडिशन में जब दोनों वेक्टर सेम हो तो 120 डिग्री पर रिजल्टेंट जो आता है ना, सेम ही आता है, समझ में आ रहा है ना, सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप r बराबर ए हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि ऐसे कुछ मैं स्टेटमेंट के तौर पे मैं इसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है, इसके बाद लिखाऊंगा स्टेटमेंट के तौर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बस एंगल बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये कितना हुआ, थीटा बराबर
120 डिग्री हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं आप बता रहा हूँ 5 नंबर के थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब भी थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब क्या होगा। अब रख के देखिए आप यहाँ पे 180 डिग्री हो तो क्या होगा, मैं बता दूँ रिजल्टेंट 0 आएगा। कैसे आएगा करके देख लीजिए यहाँ पे, r बराबर 2a cos 180/2, 180 मतलब cos 90, 180/2 का मतलब cos 90, 90 हुआ तो 90 cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कर लीजिए 2a × 0 आ गया भैया 0, अपना आ गया 0। देखिए 0 आ गया ना, तो ये 0 होगा, मतलब अगर 180 डिग्री हो मतलब एक ऐसे है तो एक ऐसे है, समझ में आ रहा है ना, एक ऐसे है, थीटा कितना है 180 डिग्री, तब जाकर रिजल्टेंट अपना होने वाला है 0। मतलब ये टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो 2a बोलेंगे, थीटा अगर 60 डिग्री हो तो √3 आएगा, थीटा 90 डिग्री हो तो √2a आएगा, थीटा 120 डिग्री हो तो a आएगा, और थीटा 180 डिग्री हो तो 0 आएगा। चलिए इसके नोट कीजिए, और मैं आपको कह रहा हूँ ना, फील तो दिला चुका हूँ, इसका फील तो दिला चुका हूँ कि कैसे आया ये, मैं आपको अभी याद कराता हूँ यही क्लास में, समझ में आ रहा है ना। चलिए इस नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए जल्दी। अपना रिजल्टेंट कितना आया था, रिजल्टेंट देखिए जब दोनों वेक्टर्स बराबर थे तो रिजल्टेंट अपना आया था, देखिए ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अब इसको मैंने ए लिया था तो रिजल्टेंट कितना आया था आपका, रिजल्टेंट आया था 2a cos θ/2, cos θ/2 ये आया था अपना, ठीक है। मैं अगर थीटा 0 डिग्री रखा था, अगर थीटा 60 डिग्री रखा था, अगर थीटा 90 डिग्री रखा था, और थीटा 120 डिग्री रखा था, और थीटा 180 डिग्री रखा था, तो इस पर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आया था। इस पर रिजल्टेंट का वैल्यू अपना इतना आया था, मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये अपना 4 और ये अपना 5, ठीक है। तो इस पर रिजल्टेंट कितना आया था, रिजल्टेंट आया था अपना, बताइए रिजल्टेंट बताइए, फटाफट बताइए। मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ इसलिए ऐसे लिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, एक ट्रिक देने वाला हूँ। ये आया था अपना 2a, आया था 2a, ये कितना आया था √3 है, ये कितना आया था √2a, ये कितना आया था a, ये कितना आया था 0। अब देखिए मैं ऐसे तो लिखाया आपको, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये सीक्वेंस याद है कि 0 पे कितना, 0 पे ये हुआ, 60 पे ये हुआ, 90 पे ये हुआ, 120 पे ये हुआ, 180 पे ये हुआ। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पे याद करा दूँ कि फटाफट, मतलब ये आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर एक सीक्वेंस बना दूँ, एक ट्रिक बना दूँ, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये एक ट्रिक नहीं है, समझ लीजिए मैं जो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये एक ट्रिक नहीं है, समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस मैथमेटिक्स का खेल है, यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाऊंगा, ये देखिए फटाक से आपको याद हो जाए कैसे। देखिए यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, वो सही है कि नहीं, देखिए देखते जाइए, आप खुद कहिएगा कि सही है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ये क्या कर दिया सर, ये वहीं तो किया, ये कितना था, r बराबर 2a आ रहा था, जब थीटा 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट कितना आ रहा था, 2a आ रहा था, तो रिजल्टेंट कितना आया 2a ही तो आया, √4 है, वो क्या बोलेंगे 2a बोलेंगे, ये बाहर है, √4 अंदर है, ये √3 आ रहा था, ये √2a आ रहा था, ये कितना आ रहा था a आ रहा था, तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, समझ में आ रहा ना। और √0 का a का मतलब कि √0 का वैल्यू कितना हुआ 0, 0 × a कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कितना आया, √4 है, 4, √3, √2, √1, √0, मतलब 4 से लेकर पूरा 0 तक आ जाए, समझ में आ रहा ना। उसके बाद a लगा देना, मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 120 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री, √4 है, √3 है, √2 है, √1 है, √0 है, समझ में आ रहा, ऐसे हुआ, समझ में आ रहा। अब आपको मैं वेक्टर जब सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो वेक्टर एडिशन तो आपने पढ़ लिया, वेक्टर एडिशन का हर एक चीज़ आपको बता चुका हूँ, चप्पा चप्पा छान के दे दिया आपको, समझ में आ रहा है ना, पूरा गली गली घुसा चुका आपको दिमाग में, सब पता है आपको, समझ में आ रहा है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, यूँ खेल कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, यूँ खेल कर दीजिएगा हर एक चीज़ पे। तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, समझ में ना, मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ घुसाऊंगा, ठीक है। अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, मेरे दिमाग में बहुत सारा स्टेटमेंट है इसको लेकर, लेकिन जब मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय जो स्टेटमेंट्स लिखाऊंगा वो सब पूरे दिमाग को खोल देगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की ओर। चलिए पहले इसे नोट कीजिए आप। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा वो वेक्टर एडिशन था, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ना एक वेक्टर एडिशन ही है, बस ये एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम बना दिया गया है अलग से, समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, टॉपिक है अपना वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है भैया, एक वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन बस इसको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन नाम दे दिया गया एक नया। देखिए कैसे है, मैं वेक्टर एडिशन में आपको क्या पढ़ाया था, वेक्टर एडिशन देखिए, वेक्टर एडिशन में आपको क्या पढ़ाया था, वेक्टर एडिशन में ये पढ़ाया था कि कोई एक वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है, और ये भैया अपना बी वेक्टर था, ठीक है। इसको हम ऐड करते थे, तो ऐड करके क्या लिखते थे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये लिखते थे ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखते थे ये। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वेक्टर, देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट ए वेक्टर एडिशन, बट हाउ सर, यू कैन प्रूव इट, या आई कैन प्रूव इट। देखो कैसे,
ये मान लो ए कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये भैया अपना बी वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन को लिखेंगे हम यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या दिक्कत है? ये ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपने तो कहाँ फील दिलाया हमको कि एक वेक्टर एडिशन ही है। कैसे होगा ये? देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए इसे मिटाइए, ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है, वहीं से ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मिटाइए। यहाँ पे ये जो एंगल था अपना थीटा, यहाँ पर भी थीटा होता था ना, मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे भी थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई एंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, अब हमको क्या करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट लाए थे, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके कैसे रिजल्टेंट लाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस बी को तो यहाँ पे एक्सटेंड कर ही सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कर ही सकते हैं, मतलब एक्सटेंड नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बी वेक्टर है ना, हम वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, माइनस बी वेक्टर कर देते हैं इसको। मतलब ये हुआ कि इस बी वेक्टर को पलट देना है, तो माइनस बी वेक्टर होगा ना, मतलब जितना बी का मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा। मतलब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है ना, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर है तो ये इधर है वेक्टर, समझ में आ रहा है, ये इधर है तो ये इधर है वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो बी इतना ही मैग्नीट्यूड है इसका भी, लेकिन इसको बस जस्ट अपोजिट कर दिए। तो ये क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर लिखूँ इसके रिजल्टेंट को लिखूँ, रिजल्टेंट कौन किसके, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, ठीक है ना। मैं लिखूँ यहाँ पे रिजल्टेंट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस और बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने क्या किया कि दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर, इसको मैंने जोड़ दिया, समझ में आ रहा है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। भाई ये आपने क्या किया, जो आपने रिजल्टेंट पहले लिखा था, रिजल्टेंट ये लिखा था कि रिजल्टेंट लिखा था, रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे इसको रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, रिजल्टेंट तो इसको यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके वेक्टर सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस बोला जाता है। तो डी से मैंने लिखा था आपको कि ए वेक्टर माइनस और बी वेक्टर बोला था, ये बोला था कि नहीं, ये बोला था मैं आपको कि ये बोला था कि ऐसे होगा, समझ में आ रहा ना। ये दो वेक्टर है तो, लेकिन ये भी कैसा आ गया, इसका भी जो डी था, मतलब डी आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब अभी रिजल्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, इसीलिए समझ में आ रहा ना। लेकिन डी का वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू इतना ही आया कि नहीं, वेक्टर एडिशन से किए तो ए माइनस बी ही आया, और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन से किए तो ऐसा ही आया, समझ में आ रहा है। मतलब ये फील दिलाना था आपको कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वाकई वो वेक्टर एडिशन है भैया, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ही नहीं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो एक धोखा है, समझ में आ रहा है, एक छलावा है, वो असली में है वो वेक्टर एडिशन है। आया समझ आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उसमें tan अल्फा tan बीटा कैसे करेंगे, और दोनों अगर वेक्टर सेम हो तो उसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 90 डिग्री पे कैसे होगा। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ लुक नेक्स्ट, मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये था अपना ए वेक्टर, ठीक है, ये भैया हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया अपना माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, ये होने वाला। अब ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब यहाँ पे लिखे हो कि इफ़ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर इज कितना होगा, बताओ आप। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर से, ठीक। तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, खेला करना है। यहाँ पे खेला कैसे करना है, पूरा वेक्टर एडिशन जैसा काम करना है। और वेक्टर एडिशन से देखिए मैं आपको लाने वाला हूँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, कैसे आएगा। मैं बोला था कि जो रिजल्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, रिजल्टेंट किसके बीच का, ए और माइनस बी वेक्टर का। सारा खेल होने वाला है यहाँ पे ए और माइनस बी वेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे सारा खेल होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए सारा खेल ए एंड माइनस बी वेक्टर के बीच होगा। सर हिंदी में काहे लिखते हैं, बहुत किसी को हिंदी में नहीं समझ में आएगा। अरे आएगा भाई, इंडिया के ही हो ना, आएगा समझ में। नेपाल के भी होगे तो समझ में आएगा, पाकिस्तान के भी होगे तो समझ में आएगा, अमेरिका के तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। अमेरिका के होगे तो देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा खेल ए और माइनस बी वेक्टर के बीच पे होगा और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को खेल जाएंगे, समझ आना। ये अपने भाषा में हम लिखते हैं ना, ये पूरे ठेठ भाषा में होना चाहिए, जाएंगे, ठीक है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को खेल जाएंगे। अब कैसे खेलेंगे, देखिए सारा खेल किसके बीच में होने वाला है, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में। देखिए तो यहाँ पे देखिए वेक्टर्स कौन से, एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, माइनस बी वेक्टर है। और थीटा कितना है, ये थीटा मतलब जो एंगल है कितना है, थीटा नहीं लिख सकते भाई, एंगल कितना है,
मतलब एंगल किसके बीच में देखेंगे, एंगल भी दिखेंगे, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे। कितना है भैया ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम बोले ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, तो आप क्या लिखते थे, ये लिखिएगा कि ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर, क्या दिक्कत है, यही तो लिखते थे ना, यही तो लिखते थे ना। और यहीं करके आता था ए वेक्टर प्लस माइनस ए माइनस बी वेक्टर, मतलब वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मतलब वो ए माइनस बी हो जाता है, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे वेक्टर को हम ऐड कर दिया, कौन से वेक्टर को, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट क्या लिखते थे, जब नॉर्मल था हमारा रिजल्टेंट क्या लिखते थे, जब एंगल ए थीटा था और ए और बी वेक्टर्स थे, तो हम रिजल्टेंट क्या लिखते थे, रिजल्टेंट ये लिखते थे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़िए सर, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। देखिए तो यहाँ पे अब रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, हम रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट कहने का मतलब ए और माइनस बी वेक्टर है, ए और माइनस बी वेक्टर है, तो हम रिजल्टेंट यहाँ पे लिखेंगे कि ए का ए है, ये क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखे ए स्क्वायर प्लस ये बी क्या था, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, इस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भैया बी होगा, समझ में आ रहा है ना, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी हो गया माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ए और बी वेक्टर के बीच में देखना है, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में देखना है, तो ए और माइनस बी वेक्टर में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तब आइए आएगा, ठीक है आया। अब लेकिन जो आर था ना यहाँ पे तो रिजल्टेंट बोलते थे भैया, क्यों, जब वेक्टर एडिशन था तो रिजल्टेंट बोलते थे, ये कहाँ से आया था, ये वेक्टर एडिशन से आया था, वेक्टर एडिशन से आया था, समझ में आ रहा ना, वेक्टर एडिशन से आया था। और वेक्टर एडिशन को ही हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसी को ढाल रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। देखिए यहाँ पे तो ये आर है ना, इसको हम डी बोलेंगे, ये आर है, ये होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन ये जो डी होता है डी, अभी इसे डी छोड़िए, इसे आर ही बोलिए, समझ में आ रहा ना। देखिए मैं बताने वाला हूँ, जब फाइनल फॉर्मूला होगा उसमें उसको डी करेंगे कैसे, ये हो गया रिजल्टेंट, क्योंकि हम ए और माइनस बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको आर बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आर बराबर अपना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये होता है 2ab cos 180 माइनस थीटा, जानते कितना होता है, फटाफट बताता हूँ, माइनस कॉस थीटा होता है। अब कैसे होता है, जाए ट्रिग्नोमेट्री, फटाफट उठाइए मेरा लेक्चर और फटाफट देख डालिए, ठीक है ना। cos 180 माइनस थीटा कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। 180 भैया 180 जो है ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। आया समझ में, ये आ रहा है, मतलब ये आ रहा है वेक्टर एडिशन का आया, मतलब आ रहा है वेक्टर एडिशन का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जब दो वेक्टर्स थे ए और माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का खेला ही हो गया, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, ये हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही तो है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही तो है। यहाँ पे क्या आया, रिजल्टेंट का वैल्यू जो आया ये आया, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको रिजल्टेंट ना लिखे, इसको हम डी बोल देंगे, डी बोल देंगे, डी क्यों बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। मतलब अगर आप ये लिखिए, मैं पहले नहीं लिखाया था, ये लिखिए, या भैया आप ये लिखिए, बात बराबर, समझ में आ रहा है ना, ये राम है तो ये श्याम है, मतलब देखने में दोनों थोड़ा सा टेढ़े लगते हैं लेकिन हैं सेम ही, समझ में आ रहा है। कपड़े पहनने से नहीं होता है, कपड़े मतलब दूसरा पहनने से नहीं होता है, इंसान तो अंदर से सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो ये कपड़ा दूसरा पहना हुआ है, समझ में आ रहा है ना, बाकी इसको हम कपड़ा हटाया, जिसका कपड़ा हटाया जाए तो प्लस माइनस मिल जाएगा, ए माइनस भी हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी कपड़ा वहीं पहना था, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये वेक्टर एडिशन करते करते हमको पता चला ये तो भैया वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर गया, लेकिन जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो आएगा ना वो आएगा डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत फील के साथ आपको समझाया हर एक चीज़ को, ये कैसे वेक्टर एडिशन से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर गए, समझ में आ गया ना। आगे समझ में, यहाँ पे क्या होगा, थीटा क्या होगा, ये थीटा जो है ना वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, नहीं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भैया ये वाला थीटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे डी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट हो, क्योंकि वो रिजल्टेंट जो था ना वो रिजल्टेंट था वेक्टर एडिशन का, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे और क्या है, ए जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे क्या था। अब मैं आपको क्या बताया था, जो रिजल्टेंट भैया आया था, रिजल्टेंट किसका, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, वो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको आप एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, एनालाइज करके बताएंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपना जो डी आया था वो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये आया था। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट आगे बढ़ना है।
अब जैसे हम रिजल्टेंट फाइंड किए थे उसमें आपको बताया था कि थीटा 0 पे क्या वैल्यू होगा, थीटा अगर 90 हो रहा है तो क्या होगा, लेकिन थीटा 180 होगा तो क्या होगा, मतलब उसके रेंज फाइंड करना है। तो ऐसे ही हमको रेंज बताना है ये डी का, तो रेंज डी का बताना है तो हमको एनालाइज तो करना पड़ेगा। देखिए एनालाइज में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि थीटा 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो आएगा देख लीजिए, रिजल्टेंट मतलब डी जो आएगा अपना आएगा ए माइनस बी, करके देख लीजिए। थीटा 0 डिग्री है भाई, थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अंडर वाला जो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर क्या है अपना स्क्वायर रूट है, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, समझ में आ रहा ना, कैंसिल हो गया। और कैसे कैंसिल हुआ आप थोड़ा दिमाग लगाइए जाइए, बेसिक मैथ्स का मेरा लेक्चर देखिए, समझ में आ रहा, बेसिक कैलकुलेशन का, उसमें मैं बताया हूँ। तो ए माइनस बी आ जाएगा, इसलिए ए माइनस बी हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट आना चाहिए, आया समझ में। देखिए अब थीटा मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री होगा ना तो भैया अपना जो डी का वैल्यू आएगा ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, इससे कुछ समझ में आ रहा है, आपका दिमाग चमक रहा है कि नहीं, कि उसमें भी रिजल्टेंट जो आया था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, रखिए यहाँ पे 90 इतना आप पाइएगा, आप समझ में आ रहा है ना। उसमें भी रिजल्टेंट जब वेक्टर एडिशन में आपको कराया था तो भैया उसमें भी रिजल्टेंट जो आया था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी थीटा 90 डिग्री पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन इज सेम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट यहाँ पे ये है कि एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सेम। समझ में सेम होता है, सेम होता है, समझ में आ रहा है ना। वो कितना होता है, वो इसके बराबर होता है, एंड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ वेक्टर्स आर ए एंड बी, ई वेक्टर्स आर ए एंड बी। समझ में आया, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम बात दिखाया, समझ में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी जो रिजल्टेंट आता था अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, मतलब दोनों में सेम आ रहा था, सेम आ रहा तो ये बात लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा, मतलब एनालाइज करके हर चीज़ लिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ आपको, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा दिया, कुछ भी बिना सोच समझ कर। मैंने बोला था ना कि मतलब कि वो मतलब बिना सिर पैर का बात, बिना सिर पैर का बात नहीं है, मतलब सिर भी बताया पैर भी बताया, समझ में आ रहा ना, तब जाकर ये लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो रखिए भैया, थीटा 180 डिग्री रखिएगा तो आपका पता है जो डी का वैल्यू आएगा ना वो आएगा ए प्लस बी, करके देख लीजिए, भरोसा कर लो तुम, जो बताऊंगा सच बताऊंगा, समझ में आ रहा ना, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा और एग्जाम में सिलेक्शन भी दिलवाऊंगा, समझ में आ रहा। देखिए तो डी आ गया अपना ए प्लस बी, और यहाँ पे डी कितना आया, ए माइनस बी आया, और यहाँ पे डी कितना आया, इतना आया, समझ में आ रहा है। देखिए लेकिन वहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट में देखे थे हम, रिजल्टेंट में तो रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन में यहाँ पे आ रहा था ए प्लस बी और यहाँ पे आ रहा था ए माइनस बी, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पे 90 पे सेम ही होगा हर एक खेल। समझ में आया आपको, समझ में आया, चलिए समझ में आया आपको, चलिए इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ बताते हैं आपको कि tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा, ये अल्फा कहाँ से आ गया, tan अल्फा क्या होगा, दूसरा tan बीटा क्या होगा, tan बीटा, वहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा क्या था, मतलब जो अल्फा था वहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर था, वहाँ पे जो बीटा था वो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर था, कहाँ पे सर, कहाँ पे, रिजल्टेंट में, मतलब वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट में, लेकिन यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है तो बस आपको क्या करना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे यहाँ पे माइनस चिपका देना है, जहाँ पे वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस चिपका देना, आंसर वही है। मतलब इसमें भी क्या किया आपने, इसको भी निकालने के लिए जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस चिपका दिया ना, मतलब उस फॉर्मूला में भी जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस चिपका दीजिए, तो वो क्या आता था, वो आता था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा आता था, तो यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा डाल दीजिए, ए माइनस बी कॉस थीटा, वहाँ पे क्या था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन आपको क्या करना है बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा डालना है, ठीक है। अब देखिए tan बीटा यहाँ पे था बी नहीं, यहाँ पे आपको क्या बताया था, बीटा के लिए क्या बताया था, बीटा के लिए रिजल्टेंट में ये बताया था कि बी के जगह पे ए डालना है और ए के जगह पे बी डालना है, तो यहाँ पे डालिए ए साइन थीटा बी की जगह पे डाल दिया, अब ए की जगह पे बी डालिए बी, और देखिए उसमें प्लस था तो इसे माइनस लगेगा, माइनस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए फटाफट, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं पूरा फील के साथ आपको याद कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं फिर आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ, उस टेबल से समझ लीजिए कि पूरा दुख दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एरिया, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा समेटने वाला हूँ, समझ लीजिए कि जितना भी मैं आपको अभी पढ़ाया वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन, उसको समेट के एक जगह पे निकलने वाला हूँ, एक टेबुलर फॉर्म में लिखाऊंगा और उसी को बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे वेक्टर एडिशन
वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अपना क्या आता था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अपना आता था, पहले वेक्टर एडिशन को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे अपना ये आया है, समझ में आ रहा है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से वेक्टर एडिशन नहीं आया, वेक्टर एडिशन से वेक्टर सब्ट्रैक्शन आया है, ठीक है ना। तो पहले बाप को बना लेते हैं, फिर बेटा अपने आप ही सब कुछ बक देगा, ठीक है ना। तो पहले बाप को देखिए, ठीक है ना, देखिए बाप को देखिए, बाप क्या था, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ये बी वेक्टर था, ओके, और एंगल थीटा था, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिमिलर डायग्राम यहाँ पे होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, ये भैया ए वेक्टर था, ये अपना बी वेक्टर था, एंगल तो यहाँ थीटा था, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते थे, वेक्टर एडिशन को लाते थे। तो यहाँ पे ये माइनस और बी वेक्टर हो गया था, ठीक है ना, ये एंगल हो गया था 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हो गया था। तो ऐसा डायग्राम हम इसमें बनाए थे, ठीक है ना, ऐसा डायग्राम हम इसमें बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आता था, आपका रिजल्टेंट आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये जो डी आता था वो कितना आता था, चलिए मैं डी को यहाँ पे लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप इसको 1 नंबर पॉइंट दीजिए इस डायग्राम को, ठीक है, इसको 2 नंबर पॉइंट दीजिए, ठीक है, इस डायग्राम को 1 नंबर पॉइंट, इसको 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या बताया था आपको कि जो यहाँ पे आर होता है इसको बोलाता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। सब कुछ अच्छे से देखते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, बस मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाइए। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए में जी लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बहुत बार लिख चुका हूँ। जो बी था यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो बी था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो थीटा था वो था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायग्राम से देख लीजिए, चमक रहा है कि नहीं, डायग्राम से चमकना चाहिए, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो डी था अपना वो था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कोई शक नहीं। अब देखिए ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था, समझ में आ रहा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर था, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे, और जो थीटा था वो एंगल बिटवीन वही था जैसा उसमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और 180 माइनस थीटा अगर होता तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, लेकिन ये थीटा है, थीटा की बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, समझ में आ रहा ना, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई शक नहीं आया समझ में, यहाँ तक कोई शक नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब थर्ड नंबर में यहाँ पे हम फार्मूला लिखाते थे भैया कि tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना आपको। जहाँ पे अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा ये था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो था ही, आ रहा है समझ में आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट में आपको लिखा था 4 नंबर नहीं देंगे भाई, एंगल का ही बात है ना, तो इसको tan बीटा दे देते हैं, क्या दिक्कत है, वहीं बेकार में बर्बाद करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे था, अब मैं बताया था कि जब बीटा का वैल्यू निकालिएगा, मतलब tan बीटा का, समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे बीटा होगा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो उसके क्या करना है, बी की जगह पे ए कर देना है और ए की जगह पे बी कर देना है, सीधा सा खेल है अपना, ठीक है ना। अब देखिए बी की जगह पे ए कीजिए तो ए साइन थीटा हो गया ना, बाई यहाँ पे बी हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वी हैव टू एक्सचेंज ए एंड बी पोजीशन, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे हो गया ये tan बीटा, यहाँ पे बीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में आपको। वैसे ही इधर चलना है अपने को इधर चलना है, समझ में आ रहा ना, मैं बहुत थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसलिए सामने नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर, देखिए 3 नंबर मैं बोलिए यहाँ पे tan अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा, वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, जहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस चिपका दिया, याद करने का तरीका, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चिपकाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चिपकाएंगे, बाकी सब सेम उतार देना, ठीक है ना। बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, जहाँ पे जो अल्फ़ा है वो एंगल है, एंगल बिटवीन सेम है वो अल्फ़ा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या है भैया, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना समझ में आपको। चलिए देखिए यहाँ पे tan बीटा, देखिए वो है अपना ए साइन थीटा बाई बी माइनस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे माइनस चिपका देना, बाकी वही सब सेम चीज़ उतरेगा। यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा है अपना एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, कोई शक नहीं। देखिए अब इसका हम रेंज क्या लिखते थे, चौथा नंबर यहाँ पे आ जाइए, चौथा नंबर ही नहीं, हाँ चौथा नंबर देखिए यहाँ पे, 4th नंबर देखिए, अब रेंज क्या लिखते थे, इसका रेंज बताइए, इसका रेंज ये लिखते थे, रेंज कि a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी के बराबर या उससे छोटा, या a माइनस बी से बड़ा या उसके बराबर,
बात यही ना था, ये था। और डी भी होता है ना, डी भी वहीं सेम होता है। मतलब आप रिजल्टेंट देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, वेक्टर एडिशन का, उन दोनों का रेंज सेम होता है, रेंज सेम होता है। क्योंकि उसमें भी थीटा जब 0 डिग्री था, इसमें थीटा 0 डिग्री था, तो अपना रेंज आ रहा था ए प्लस बी, रिजल्टेंट आ रहा था ए प्लस बी। और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट आ रहा था, सॉरी, यहाँ पे थीटा जब 0 डिग्री था, थीटा 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट आ रहा था वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी। और थीटा 180 डिग्री था तो रिजल्टेंट आ रहा था ए माइनस बी। यहाँ पे बस एंगल बदल गया, समझ में आ रहा ना, रिजल्टेंट सेम है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पर भी निकाले थे इससे पहले वाले स्लाइड में, जहाँ पे मैं आपको बताया था कि जब वो 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट आ रहा था ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, और एक रिजल्टेंट 180 पे कितना आ रहा था, ए प्लस बी। मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी के ही सारा बीच में खेला होगा। इसमें भी तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में सारा खेला हो रहा है, इसमें भी तो इसीलिए सेम आ जा रहा है। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के भी बीच में खेला होगा वेक्टर एडिशन का, तो इसके लिए भी रेंज वही लिखेंगे हम। इसका रेंज हो जाएगा अपना ए माइनस बी, बस यहाँ पे डी चिपका देंगे, समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी। आ रहा है समझ में, कैसे हुआ, आ रहा है समझ में, आना चाहिए समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट मैं और कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ, चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। नाउ लुक नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जितना कराया आपको उतना आपके ध्यान में होना चाहिए, समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी कभी भी आपसे अगर पूछ दूँ मैं, या कोई भी पूछ दे, तो आपको पूरा टिप्स पे होना चाहिए। वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोनों वेक्टर्स को सेम कर दिया जाए, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया जाए, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा और वेक्टर एडिशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले वेक्टर एडिशन वाला देखते हैं, पहले बाप को देखेंगे फिर बेटे को डील करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, वो कौन सा 4th नंबर पॉइंट था, ये अपना 5th नंबर पॉइंट, थोड़ा इधर करके देखते हैं ना, 5th नंबर पॉइंट, ठीक है। 5th, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर ए, ठीक है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों हम ए ही लेते हैं, ठीक है। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाई, रिजल्टेंट इज गिवन बाई, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाई अपना कैसे देते थे, रिजल्टेंट देते थे 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2। ओके, चलिए यहाँ पे आता था। लेकिन अगर यहाँ पे देखें हम 5 नंबर पॉइंट्स में कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर ए, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाई, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाई। अब रिजल्टेंट कैसे देंगे भैया, इसमें रिजल्टेंट ऐसे देंगे, जो आर आता है ना, मतलब डी, हम डी लिखेंगे, यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। अब कहेगा सर निकाल के बताइए, भाई निकल जाएगा, बहुत आसान है निकालना, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, जस्ट जो मैंने फार्मूला जो था डी का फार्मूला था अंडर रूट a² + b² - 2ab cos थीटा, वहाँ पे आपको क्या करना है, ए के जगह पे बी के जगह पे दोनों पे ए डाल देना है, समझ में आ रहा है ना। बी के जगह पे आप ए डाल दीजिए, देखिएगा आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। अब इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि ये नंबर में कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा बराबर बी नंबर में थीटा बराबर अगर 60 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अपना क्या होगा, और थीटा बराबर 120 डिग्री हो तो क्या होगा, और थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे भी इधर देखते हैं, ठीक है ना, इधर देखते हैं। अगर मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तब क्या आएगा रिजल्टेंट, थीटा बराबर 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मतलब डी। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर थीटा बराबर 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो इसमें क्या आता था, इसमें आता था अपना सही एक पैटर्न बताया था आपको कि रिजल्टेंट आएगा √4a, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा √3a, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा √2a, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा √1a, समझ में आ रहा है ना, √1a। याद करने का तरीका था, इसीलिए मैंने ये पैटर्न बताया था आपको। यहाँ पे आएगा √0a, ऐसा में ऐसे आता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से ऊपर से नीचे आए आप, यहाँ से क्या करना है, नीचे से ऊपर कॉपी कर देना है। मतलब 0 पे ये नीचे वाला होगा, 60 पे ये वाला होगा, 90 पे ये वाला होगा, 120 पे ये वाला होगा, और 180 पे ये वाला होगा। मतलब ये जो सीधा लिखा हुआ है आपको, बस इसका जो रिजल्ट आया है ना, उसका इसमें ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है। नीचे से ऊपर जो रिजल्टेंट में आया है उस सब्ट्रैक्शन में ऊपर से नीचे कॉपी कर देना है, समझ में आ रहा है, वो आंसर आ जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा √0a। पैटर्न देखिए, अब यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, घट रहा था, √4 √3 √2 √1 √0, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा √1a, यहाँ पे डी क्या आ जाएगा √2a, यहाँ पे डी क्या आ जाएगा √3a, यहाँ पे डी कितना आ जाएगा √4a, मतलब √4a का मतलब 2a। आया समझ में कैसे हुआ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एनालाइज कराना चाहता हूँ। एनालाइज क्या कराना चाहता हूँ, एनालाइज ये कराना चाहता हूँ। आप देखिए इन वैल्यूज़ को देखिए, ये वैल्यूज़ तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2a लिख सकते थे, ये √2a, इसी को लिखिए, बस इसी को लिखिए, और इसको लिखिए ये, ठीक है,
ए लिखिए, ठीक है, इसको ए लिखिए, ठीक है, इसको 2a लिखिए, इसको ए लिखिए, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2a लिख सकते थे, इसको 2a लिख सकते थे, इसको ए लिख सकते थे, समझ में आ रहा है, इसको ए लिख सकते थे, इसको 0 लिख सकते थे, 0 लिख सकते थे, मतलब ऐसे लिख सकते थे। मैंने बस चेंज कहाँ किया, चेंज जस्ट किया हूँ, तो कहाँ किया हूँ, चेंज जस्ट इसी में किया हूँ, इसमें किया हूँ, इसमें किया हूँ, इसमें किया हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए 0, समझ में आना, मतलब तीनों में चेंज किया हूँ, मतलब बात तो बराबर ही है। आप 2a को √4a लिखिए तो बात बराबर है, आप a को √1a लिखिए तब भी बात बराबर है, क्योंकि वहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है ना, कपड़ा बस अलग पहन लिया, बाकी इंसान वही है, समझ में आ रहा है। 0 को √0a लिखिए, क्योंकि 0 से a को मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, मतलब बस यहाँ पे चेंज किया, समझ में आ रहा है। मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि सोल्व करने पे ऐसे आ रहा था, समझ में आ रहा था, बस मॉडिफाई करके ऐसे किया कि आप याद कर सकें इसे, आया समझ, बस आप याद कर सकें। चलिए इसे मैं घेर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि पूरा 12th पढ़िएगा ना, 12th ग्रेविटेशन से चालू हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस, बहुत हेवी इंपॉर्टेंस है इसका ग्रेविटेशन से, वहाँ से चालू हो जाता है, और पूरा 12th जो है ना 7-8 चैप्टर में पूरा लगातार यूज होता है, लगातार यूज होता है, आया समझे। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एनालाइज करना है, एनालाइज ये करना है कि आप देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे यहाँ पे √2a आ रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल 90 डिग्री पे रिजल्टेंट आ रहा है √2a, मतलब ये सेम बात है जो लिखा था प्रीवियस में क्या लिखा था कि एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर एडिशन सेम। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए इफ़ a बराबर b बराबर a, ये भी वो कंडीशन तभी चलेगा चाहे कोई भी कंडीशन हो, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट करके बहुत सारा पॉइंट लिखूंगा, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट और लिखूंगा। पहला, इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री देन रिजल्टेंट ऑफ इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर एडिशन इज सेम ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिए तब भी सेम आ रहा है, और वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाए थे, ये बी था अलग अलग तब भी था, समझ में आ रहा है। आप देखिए एक और चीज़ आपको एनालाइज करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि जब थीटा जब मतलब थीटा 120 डिग्री हो रहा है, तो जितना ए का मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम माना है मैंने, तो उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए रिजल्टेंट, देख रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आया, रिजल्टेंट आ रहा है उतना ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन वेक्टर एडिशन एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इफ़ आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए, देन रिजल्टेंट बराबर ए, देन रिजल्टेंट भी होगा ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, देन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो भी ये आने वाला है, समझ में आ रहा है। मतलब थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री पे तीनों सेम होगा, समझ में, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और रिजल्टेंट भी सेम होगा, ये कहना चाहता है। आप देखिए इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, मतलब जो है ना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए और पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट कि एट इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए, देन डी बराबर ए। आया समझ में क्या लिखा है मैंने, आया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि जितना भी आपको मैं पढ़ाया हूँ, समझ लीजिए जितना भी पढ़ाया हूँ उसमें से ये जो चैट बनवाया आपको, चैट बनवाया इससे प्रीवियस स्लाइड पे, और ये स्लाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। मतलब सारा जो वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया उसका समझ लीजिए एक सार है, मतलब समरी है, समझ लीजिए। और इस समरी को आप नोट करते हैं अपने दिमाग में छाप लीजिए, पूरा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, √4 है, √3 है, √2 है, √1 है, √0 है, समझ में आ रहा है ना। उसी को क्या करना है ऊपर, मतलब ऊपर सही जगह कॉपी कर देना है, मतलब नीचे से ऊपर जो है ना इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन में उसी को कॉपी कर देना है। मतलब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि नहीं, आसान हो गया। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग की बत्ती को खोल के रख देगा। समझ लीजिए कि बस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचा हुआ है, बस उसको कराना है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। समझ लीजिए कि 3 से 4 लेक्चर्स का बस खेल है ये वेक्टर। उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास 12th, ठीक है ना। और पूरा क्लास 12th पूरे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से डिसिप्लिन से, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि वेक्टर का जो पावर है, मतलब जो रिजल्टेंट क्या था वेक्टर का पावर, 2 वेक्टर्स को ऐड कर देते तो उसका पावर क्या आता था, उसका रिजल्टेंट आता था। वो रिजल्टेंट जो है किसकी तरफ झुकेगा, मतलब मान लीजिए कि 2 वेक्टर था, 2 आदमी है, मान लीजिए कि एक है ए पर्सन, दूसरा है बी पर्सन, समझ में आ रहा है ना, बी पर्सन। अब ये दोनों आदमी का जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, ये पता कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है ना। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 2 आदमी है, 2 आदमी किसी के पास गया,
ठीक है ना। किसी मान लो बड़े आदमी के पास गया, समझ में आ रहा है, बड़े आदमी के पास गया, वो बड़ा आदमी मतलब बड़ा आदमी वो बड़ा आदमी किसके तरफ जाएगा, मान लीजिए कि ये आदमी है, ये बी आदमी है, और बड़ा आदमी है जो सी आदमी है, तो सी आदमी जो है किसके तरफ जाएगा, सी उसी के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा पावर होगा इन दोनों में से। समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया जो है ना पावर के सामने ही झुकती है, कोई भी है पावर के सामने झुकता है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब शक्ति और संपत्ति दोनों चीज़ होना चाहिए एक इंसान के पास, तभी वो इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है, समझ लीजिए। तो शक्ति और संपत्ति पैदा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर का जो है मतलब वेक्टर का पावर आपको बताने वाला हूँ कि वेक्टर भी किसके तरफ झुकता है, जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर का रिजल्टेंट वो किसके तरफ झुकता है, उसी के तरफ झुकेगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब देखिए कैसे, ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैं नीचे बताऊंगा, ऊपर आप रीड कर लीजिएगा, आपको फटाफट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए मैं बता रहा हूँ पहला कंडीशन कि इफ़ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर भैया, ठीक है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि ये दो वेक्टर था कोई, अब मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, मैं बोलूँ कि ये एक ए वेक्टर है, मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर है, यहाँ से इसको मिटाने का, और ये कोई वेक्टर है, मैं पूछूँ आपको कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो जो लेंथ होता है ना वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताया था ना, तो पता चलेगा कि हाँ ए का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब ए का ज़्यादा है, समझ आया, मतलब ये जो है बड़ा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, समझ आया, मतलब बी छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। इससे ये समझ में आता है, इससे समझ में आता है, ऐसा समझ में। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि ए का लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ द वेक्टर ज़्यादा है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा, समझ में आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब जिसके पास पावर होगा उसकी तरफ दुनिया झुकेगी। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, मतलब ए के साथ क्या बना रहा है, ए के साथ अल्फा बना रहा है और बी के साथ बीटा बना रहा है, समझ में आ रहा है ना, बी के साथ बीटा बना रहा है। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा है, आपको बताया था ना कि रिजल्टेंट जो होता है ना वो ए और बी वेक्टर के बीच में होता है और इन द प्लेन ऑफ ए और बी होता है, ये आपको बताया था। सेम बात यहाँ पर भी, समझ में आ रहा है, सेम बात यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो बताना है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो अल्फा और बीटा में क्या कंपेरिजन होगा, मतलब अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, सीधा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा भाई, दुनियादारी का कॉन्सेप्ट यूज किया, समझ रहे हैं ना, दुनियादारी का, कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और पावर और मनी, समझ में आ रहा है ना, मतलब शक्ति और संपत्ति जिसके पास होगा ना उसके पास दुनिया झुकती है। तो देखिए यहाँ पे शक्ति और संपत्ति सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसके पास है, ए वेक्टर के पास है, ए वेक्टर के पास है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भैया जो है सबसे ज़्यादा है, समझ में आ रहा है ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इसी के तरफ झुकेगा, मतलब जब रिजल्टेंट इसके तरफ झुकेगा तो यहाँ पे चुपचाप जो बीटा होगा ना वो तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। मतलब एंगल देखना है यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ई की तरफ आर झुका, ई की तरफ रिजल्टेंट झुका, रिजल्टेंट जब ई की तरफ झुका तो अल्फा एंगल कम हो गया और बीटा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कोई शक इससे, देखिए समझ में आ रहा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर, मतलब जिसका पावर ज़्यादा, जिसका पावर ज़्यादा रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा। रिजल्टेंट पावर का मतलब मैग्नीट्यूड भैया, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट उसके दुनिया उसकी तरफ झुकेगी। यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, पहले पूरा दुनियादारी का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, दुनिया उसके तरफ झुकेगी, दुनिया, अरे दुनिया कैसे लिखा जाता है यार, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, हिंदी तो भूल गए यार क्लास 10th में। जिसका पावर ज़्यादा दुनिया उसके तरफ झुकती है, हिंदी में लिख देते हैं झुकती है, समझ में आ रहा है, झुकती है। यहाँ पे पावर का मतलब क्या हुआ, मैं पावर से यहाँ पे क्या डिनोट करना चाहता हूँ, पावर से ये डिनोट करता हूँ मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है ना, ए वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड होगा, बी का अलग मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दुनिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दुनिया का मतलब हो गया भैया रिजल्टेंट उसके तरफ झुकेगा, अब झुका के देख लेना है, समझ में आ रहा है ना, अब झुका के देख लेना है कि जिसके तरफ झुकेगा उसके तरफ एंगल कम होगा, सीधी सी बात है, ये तो अपना कॉमन सेंस बोलता है भैया, ठीक है ना। तो अल्फा मतलब एंगल जो है यहाँ पे छोटा होगा और बीटा ज़्यादा होगा क्योंकि जो रिजल्टेंट है ए की तरफ झुका है, ठीक है, आया समझ आपको। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ बी नंबर, कि इफ़ बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो ए से देन क्या होने वाला है अगला। देखिए अब बी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं बड़ा, क्या दिक्कत है, चलिए ये भैया ये बी और ये ए, समझ में आया ना, ये ए है ये बी है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड हम कर दिए ज़्यादा, ए का मैग्नीट्यूड हो गया कम, ये हमको लेंथ ऑफ द वेक्टर से पता चलता है। तो जब जैसे कम होगा ना तो बी का पावर ज़्यादा है तो बी की तरफ झुक जाएगा रिजल्टेंट, ले
ले भैया बी के तरफ झुक गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट था, बी की तरफ झुक गया, मतलब इससे जो बीटा एंगल बन रहा था और इससे जो अल्फा एंगल बन रहा था, अब अल्फा ज़्यादा होगा बीटा कम होगा, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अरे यार समझ में, बोल 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 राधा बोल, तुझे समझ आया कि नहीं, बता बता जल्दी बता, आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे समझ में, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताऊँ क्या, खोज पोछ नहीं होने दूँगा, चलिए इस पहले नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, चलिए नोट फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए यहाँ पे। पहला दर है, मान लीजिए कि तीनों ये क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है, कैसे कीजिएगा, मैं आपको बहुत फील के साथ इसको कराने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें लपटा जाते हैं, समझ लीजिए, मतलब पूरा नहीं समझ में आता है इन लोगों को, समझ में आ रहा, बस रट लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको फील के साथ तीनों समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स फॉर रिजल्टेंट कैन बी 0 इच, मतलब इक्वल वेक्टर चाहिए आपको, समझ में आ रहा ना, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, आप उसको जैसे सजाइए, समझ में आ रहा ना। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स जिसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर था, ठीक है ना, इसको हम ऐसे सजाते हैं, मान लीजिए कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन का फोर्स, कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, रिजल्टेंट 4 न्यूटन आ जाएगा, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन 2 वेक्टर को हम ऐसे लगाएं, मान लीजिए कि ये 4 न्यूटन था, ये भी 4 न्यूटन था, तो ये तो 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ये था ए बी था तो a माइनस बी हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 4 इक्वल 0, मतलब यही हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, मतलब इक्वल वेक्टर होने चाहिए, इक्वल वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 2, मतलब 2 वेक्टर कम से कम इक्वल वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 कितना हो सकता है, 2। आया समझ में आपको, आया समझ में, मतलब लिख सकते हैं कि बट, यहाँ पे लिख सकते हैं बट बोथ वेक्टर्स मस्ट बी निगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब निगेटिव वेक्टर्स होने चाहिए, निगेटिव ऑफ ईच अदर। निगेटिव वेक्टर्स का ही मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। आया समझ में, तो इससे आगे आपको कि 2 वेक्टर कम से कम चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब जाकर कम से कम 2 वेक्टर होंगे जिसका रिजल्टेंट 0 आएगा। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझने का, ठीक है ना। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिजल्टेंट कैन बी 0, मतलब अनइक्वल वेक्टर्स चाहिए आपको, अनइक्वल वेक्टर चाहिए, कहने का मतलब कि मिनिमम कम से कम अनइक्वल वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। यहाँ पे क्या था, कम से कम इक्वल वेक्टर, तो 2 वेक्टर कम से कम, एक से तो आ नहीं सकता रिजल्टेंट कभी भी 0, समझ में आ रहा, उसका तो खेल नहीं, मतलब एक से ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 आया यहाँ पे, लेकिन इक्वल था तभी जाकर होगा। अगर यही अनइक्वल होता, अगर यहाँ पे 4 न्यूटन यहाँ पे 10 न्यूटन होता, तो कभी भी आप 7वें जन्म में आप इसका रिजल्टेंट 0 करके दिखाइए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन 3 वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 3 वेक्टर हो तब जाकर 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर अनइक्वल वेक्टर अगर 3 वेक्टर हो तब यहाँ पे आकर 0 हो जाएगा, 3 आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा 3 आंसर, अब तो बोल दिए सर कि 3 आंसर होगा, लेकिन होगा तो कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 3 आंसर कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर था, मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा था, इसका 10 न्यूटन लग, इसका मान लीजिए कि 3 न्यूटन, इसका 4 न्यूटन लग रहा था, ठीक है ना। इसका 3 न्यूटन, इसका 4 न्यूटन लग रहा था। मैं रिजल्टेंट पूछ तो कितना का, मान लीजिए रिजल्टेंट इसके बीच में ऐसा है 5 न्यूटन। आया समझ में ना, आपको 5 न्यूटन आया। देखिए फील के साथ समझिएगा, पूरा फील के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये ऐसे, ये था अपना 3 न्यूटन का बंदा, ठीक है ना, ये 4 न्यूटन का बंदा था, ठीक है ना। ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इसका 5 न्यूटन आने वाला है। आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, देखिए 5 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। 3 4 ये 5 न्यूटन आएगा, 5 न्यूटन आएगा, तो क्या कर रहे हैं, मतलब 5 न्यूटन आएगा, मतलब ये 2 बैलेंस वेक्टर था। 3 वेक्टर का इस्तेमाल करके देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तीनों अनइक्वल वेक्टर, ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, और तीसरा जो होगा उसका तीनों से, मतलब दोनों से मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। लेकिन कैसा हम मतलब रिजल्टेंट 0 करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन। एक क्या करता हूँ, इधर से पीछे से 5 न्यूटन का लगा देता हूँ, पीछे से 5 न्यूटन का लगा देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। मतलब वो 5 न्यूटन, ये 3 था, ये 4 था, पीछे से यहाँ पे 5 लगा दिया ना, मतलब ये था 3, देखिए यहाँ पे ये था 3, ये था 4, पीछे से लगा दिया 5, मतलब 3 4 का रिजल्टेंट 5, और इधर एक तीसरा लगाया हूँ 5, मतलब ये 5 और पीछे का 5, समझ में आ रहा ना। इधर वाला 5, ये वाला 5 और ये पीछे का 5 है, दोनों मिलकर क्या हो गया, 0 कर दिया कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 3 वेक्टर चाहिए कम से कम, अनइक्वल वेक्टर्स 3 चाहिए, तभी जाकर आपका रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा एक वेक्टर था, समझिए, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, मान लीजिए 3 था, 4 था, इसका मान लीजिए रिजल्टेंट 5 आया, ठीक है ना। अगर तीसरा वेक्टर हम यहाँ 5 का लगा दे तो ये दोनों कैंसिल करके 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा। देखिए आप नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। अब बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब एक प्लेनर वेक्टर्स नहीं होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो इसका आंसर 4 होगा। कैसे, अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखा रहा हूँ, उस नोट को समझिएगा तब समझ में आएगा कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट
रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर था ना, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिजल्टेंट के अंदर 0 is 3, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। यहाँ पे एक रीजन होगा तभी जाकर आंसर होगा, वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, मस्ट बी कोप्लेनर, कोप्लानर वेक्टर होना चाहिए तभी जाकर होने वाला है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि कोप्लानर वेक्टर जैसे था, एक प्लेन एक प्लेन एक प्लेन, मतलब इसी प्लेन में था तभी हुआ। लेकिन मान लीजिए कि नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हो, तो नॉन कोप्लानर वेक्टर जैसे मान लीजिए कि ये सवाल देखिए, उसका जवाब मैं देने वाला। 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कभी भी 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कैसे? मैं देखिए फील के साथ आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, तीनों तो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है ना, इसका एक अलग प्लेन है, इसका एक अलग प्लेन है, इसका एक अलग प्लेन है, तीनों कहाँ 0 रिजल्टेंट? आप निकाल के दिखा दीजिए 0 रिजल्टेंट। आप सातों जन्म में 0 रिजल्टेंट इसका नहीं बता पाइएगा, सातों जन्म में 0 रिजल्टेंट नहीं बता पाइएगा, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट तो इसके बीच में होगा, और ये एक इधर हुआ और एक इसका इधर वाला आया, समझिए, मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ आया? इसके बीच में आया, और ये पहले से इधर है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट देखें तो कहीं इसके बीच में आएगा इधर, तो 0 रिजल्टेंट तो सातों जन्म में नहीं होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जो है सातों जन्म में 0 नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से हम 4 बढ़ा दिए। चलिए 4 बढ़ा के देखते हैं कि 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, कम से कम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, उसका रिजल्टेंट 0 आता है कि नहीं। तो मान लीजिए 3 वेक्टर था, और चौथा वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मार्कर उठाता हूँ, ये अपना मार्कर है, ठीक है। ये 3 वेक्टर था, ये अपना मार्कर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा। किसका रिजल्टेंट था? ये रेड वाले का और ब्लैक वाले का रिजल्टेंट इधर आया, ठीक है ना, इधर आना चाहिए। देखिए फील कीजिए बहुत अच्छे से, इसका रेड वाले का और ब्लैक वाले का रिजल्टेंट कहाँ है? इसके बीच में आया। और इस मार्कर का और इस ग्रीन वाले पेन का रिजल्टेंट कहाँ आया? रिजल्टेंट मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। और मान लीजिए कि 3 वेक्टर था, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब यहाँ आ गया, आया ना, और पीछे एक और वेक्टर लगा दें। नॉन कोप्लेनर चारों हो गए, मतलब मान लीजिए कि 5 न्यूटन आया, समझ में आया? 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन इधर लगा दूँ, 0 हो जाएगा। आया समझ आपको? तो 4 होगा आंसर, 4 होगा आंसर, समझ में आया? 4 होगा आंसर। तो ऐसे होना चाहिए, पूरा ऐसे होना चाहिए, समझ में आ रहा ना? ऐसे होना चाहिए, 4 होगा तभी जाकर रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं होगा। इसको थोड़ा गंदा बन गया, इसको अच्छा से बनाते हैं ना। फील के साथ पूरा पढ़ना है यार, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं कुछ भी ना छोड़ रहा हूँ ना कभी छोड़ूंगा, समझ में आ रहा ना? देखिए तो 4 होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, तभी जाकर ये जो होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट जो है ना, इसका और इसका, ये जो है ना, ये जो मैं इसमें बनाया हूँ इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये समझिए ये डॉट है, मतलब ये बाहर निकला हुआ है, समझ में आ रहा ना? बाहर निकला हुआ है, ये एक्स और वाई प्लेन, मतलब ये बोर्ड में है, ये तो बोर्ड में है, ये बाहर निकला हुआ है। तो बाहर निकला हुआ है तो इसका, इस तीनों का ऐसे होगा रिजल्टेंट। ये जो है इधर गया, पीछे गया, पीछे, समझ आ रहा ना? तो दोनों मिलकर कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसा समझ। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। आज के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना? कल मैं भर के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं पूरे 20 to 25 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट्स बताऊंगा आपको, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर बताऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बताऊंगा, समझ रहे हैं ना? और समझ रहे हैं, और इसके साथ बहुत मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आएगा समझ लीजिए, कमर कस लीजिए। कल का जो खेल होने वाला है ना, अगर आप आज का क्लास बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, पूरा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबट्रैक्शन, और जो चार्ट था, जो चार्ट मैं आपको बताया था, उस चार्ट को चार्ट जाइए, समझ रहे हैं ना? उसको चार्ट होंगे तो मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू मेक, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मोर देन 95% ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर नहीं करके आते हैं, अगर बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ के आते हैं, तो समझ लीजिए कि 10-20% भी क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।